दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा बुद्ध के मानने वाले जिस लद्दाख में रहते हैं, वहां अशांति, हिंसा, उपद्रव और आगजनी की खबरें आई तो सारा देश हैरान हो गया। आखिर जो लद्दाख कश्मीर के आतंकवाद वाले दिनों में भी उससे अलग रहा, वो अचानक कैसे जल उठा? शांतिपूर्ण अनशन कैसे हिंसक उपद्रव में तब्दील हो गया? लद्दाख में आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगे क्या है, पहले ये जान लेते हैं। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उस समय केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया कि हालात सामान्य होने पर दोबारा राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। इस बात से लद्दाखी काफ़ी गुस्से में थे। लद्दाख के लोग लगातार अनशन कर रहे थे। इसी में सोनम वांगचुक भी थे, जो पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए लगातार अनशन कर रहे थे। इस बार भी 13 सितंबर से अनशन जारी था। लद्दाख के लोग जिन मांगों के साथ अनशन पर बैठे हैं, वो भी जान लेते हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ये उनकी मांग है। संविधान की 6वीं अनुसूची लागू करने की मांग है। कारगिल और लेह को अलग अलग लोकसभा सीट बनाने की मांग भी प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। इसके अलावा पहले की तरह विधानसभा सीटें बहाल करने की मांग भी प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। सोनम वांगचुक की अगुवाई में ये आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन अचानक इसमें हिंसा कैसे भड़की, सुनिए क्या बता रहे हैं लद्दाख एपेक्स बॉडी के चेयरमैन। मैं लद्दाख लेह एपेक्स बॉडी के जानिब से आप सबसे मदऊ हो रहा हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो चुका होगा, लद्दाख के लोगों की तरफ से एपेक्स बॉडी के एजिस के अंदर लद्दाख के 4 मुद्दों को लेकर काफ़ी अरसे से हम लोग एक यहाँ पर आंदोलन चला रहे थे। तो आज का दिन भी उसी सिलसिले में एक बहुत बड़ा यहाँ मजलिस का होना, ये जितने भी हमें सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के यूथ विंग है और एपेक्स बॉडी के यूथ विंग की जानिब से आज एक हड़ताल का कॉल यहाँ पर दिया गया था, जो कि बहुत पीसफुली चल रहा था। लेकिन अचानक कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके चलते आज कुछ हिंसा के वारदात यहाँ पर हुई। मैं पहले तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, इस हिंसा के दौरान 2-3 हमारे नौजवान वो शहीद हुए हैं हमारे कॉज के लिए। मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उनके परिवार के साथ मैं अपना संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम ये भी आप लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूं और लद्दाख के लोगों को भी आश्वासन देना चाहता हूं, जो कुर्बानी आज इन युवाओं ने दी उसको हम ज़ाया नहीं होने देंगे। हम भरपूर एपेक्स बॉडी की तरफ से लद्दाख के जिन मुद्दों के लिए हम इतने देर से स्ट्रगल करते आ रहे हुए, उसको पूरा करने के लिए हम पूरा कोशिश करते रहेंगे। हिंसा से आम लद्दाखी घबराया हुआ भी है और हैरान भी है। अभी फिलहाल तो 162 जो 144 जिला पहले बोलते थे, उस सीआरपीसी में उसको नाफिज किया गया है। एक ऑर्डर पास किया, कर्फ्यू इस वक्त है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी जालियां लगी हैं। लोगों को ऑल्दो एसेंशियल जो नेसेसिटीज है उसके लिए गाड़ियां चल रही है, लेकिन यहाँ पे असेंबली अनलॉफुल असेंबली अलाउड नहीं है और कर्फ्यू है इस वक्त। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि लद्दाख एक पीसफुल जगह है। हमने हमेशा पीसफुली अपने डिमांड्स को रखा है। हमारे लोग यहाँ पे शांति के लिए पूरे देश में माने जाते हैं और हमने हमेशा से इस जगह को, लद्दाख की धरती को महफूज रखा है दुश्मनों से, हमारे आर्मी के साथ शाना बशाना होकर। लेकिन पहली बार हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे खुद की फौज की गोलियों से हमारे लोगों की जान चली जाए, और जान चली गई वो हो सकता है, जो बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। हम कंडेम करते हैं जो बीजेपी ऑफिस को जो आग लगाया है, जिसने भी प्रॉपर्टी के साथ जो वायलेंस किया, जिसने भी आग लगाया, उसको कंडेम करते हैं। बट द सेम टाइम यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट पीपल हैव बीन किल्ड। हमारे लोग मर गए हैं, हमारे लोग अभी गमज़दा है। हम पीस की अपील करते हैं हर किसी से कि अभी पीसफुल है। तो हमारे एजी साहब ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, हमारे डीसी साहब ने भी लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, और करगिल और ले दोनों में भी अभी 162 अभी नाफिज है। बट हमारी कोशिश ये है कि हम हमेशा पीसफुली अपनी डिमांड्स रखें। हमारी जो डिमांड है जो पूरी कर नहीं पाई अभी तक गवर्नमेंट, तो हमारी डिमांड हमेशा पीसफुल वे में ही, मुज़ाकरात के थ्रू, डायलॉग के थ्रू ही हमेशा कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, जुलूस किया, फिर हंगामा हुआ, पत्थरबाजी हुआ, फिर ऐसा हो गया सर। कुछ लद्दाख के लोग कुछ मांग कर रहे हैं। यहाँ पे अनशन पे बैठे थे तो उसको कोई देखने वाला, गवर्नमेंट के कोई देखने वाला नहीं आया। इसकी वजह से सबको लोगों को गुस्सा है कि ये सब किया सर। जी, आप लोगों की क्या मांग है कि अब लद्दाख फिर शांत हो जाए? तो लद्दाख के लोग तो यहाँ पे सेफ गार्ड और सिक्योरिटी से कुछ मांग रहे हैं। वो मांग पूरी होनी चाहिए। हाँ, वो पूरी हो जाए, वो मिलेगा तो ठीक हो जाएगा बोल रहे हैं। अब आप रोड पे निकल रही हैं, गाड़ियां टूटी हुई हैं। लद्दाख तो ऐसा नहीं था, लेह ऐसा नहीं था,
अब सूरत बदली हुई दिखाई दे रही है, तस्वीर बदली है, तमाम गाड़ियां टूटी हुई हैं, हाँ जी। लोग मारे गए हैं, जख्मी हैं। हाँ, बहुत हो गया सर, क्या करें। वही हिंसा भड़कने पर सोनम वांगचुक ने क्या कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। कल के दिन में बहुत से लोगों ने बहुत नाराजगियां जताई इस बात पर कि जो देरी हुई और जो लोग अस्पताल में पहुंचे उनमें से एक कांग्रेस के काउंसिलर भी थे, मगर उनका भड़ास ये था कि उनके ही गांव के ये दोनों लोग थे जो अस्पताल पहुंचे, उनके गांव के ही लोग थे, तो वो बहुत गुस्से में बोल रहे थे। मगर मेरे ख्याल से कांग्रेस का ऐसा पकड़ कुछ भी नहीं है लद्दाख में कि उनके वजह से 5000 यूथ बाहर सड़क पे आ जाएं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सियासी हमला किया तो जेडीयू नेता इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति ना करने की अपील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है एक संवेदनशील मसलों पर जब जख्म हरे हों तो मरहम लगाना चाहिए, उकसाना नहीं चाहिए। उमर अब्दुल्ला को भी ये बताना होगा कि शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला 3 पीढ़ियाँ कश्मीर की सियासत में रही, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला तो एनडीए की सरकार ने लिया। इसलिए जो ग्रेटर ऑटोनॉमी की मांग वहाँ लंबे समय से रही है, उसको पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने किया। इसलिए इस पर अब सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कल अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया, महागठबंधन ने 10 जो है संकल्प पत्र उन्होंने जारी किए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ठगी और जो लालच को लेकर हाल के दिनों में कांग्रेस बेसब्र दिखती है, सबको बरगलाने की कोशिश वो करते हैं। लेकिन इस देश में अगर सबसे पहले अति पिछड़े वर्ग का सृजन किसी ने किया, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। अति पिछड़ों के लिए आयोग बनाना, अति पिछड़े वर्ग के लिए पंचायती व्यवस्था में, स्थानीय निकायों में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का फैसला बिहार के ओजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुए। आज विकास की मुख्य धारा में राज्य के अति पिछड़े अगर आए तो ये सच है कि इसका श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता है। लेकिन कांग्रेस ने तो इस देश में 6 दशक सरकारें चलाई हैं। ये तब क्यों वो बोलते हैं जब वो सत्ता में नहीं होते हैं? सत्ता में थे तो मंडल कमीशन की सिफारिशों का विरोध किया, जातीय जनगणना का विरोध किया, राजीव गांधी का संसद में दिया गया भाषण, 1991 में मंडल कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ उन्होंने क्या कहा था। आज कांग्रेस को हमारी चुनौती है, या तो राजीव गांधी के भाषण की भर्त्सना करें और नहीं तो उस भाषण के साथ खड़े दिखें। तीसरा रास्ता कांग्रेस के लिए आसान नहीं हो। लेकिन लद्दाख में अचानक भड़की हिंसा ने कई सवाल खड़े किए हैं। भारत के पड़ोसी देशों में जिस तरह से हिंसक आंदोलन हुए, क्या उनका पैटर्न भारत में दोहराने की कोशिश हो रही? ऐसे कई सवाल उठा रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य। यही तो हैरानगी की बात है कि अगर टॉक्स फिक्स थी 6 अक्टूबर के लिए और इवन अब प्रपोज किया कि 25-26 को आप कर लो, और उसके बावजूद आज जैसी हालत बना दी, इससे किसको फ़ायदा होता है ये देखना चाहिए ना। इन्वेस्टिगेशन में मैं अपने ट्वीट में भी कहा है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसका असली इसको ट्रिगर कराने वाला कौन है। इस सारी सिचुएशन जो आज पैदा हुई, 4 जानें चली गई, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? इतने लोग जख्मी हो गए दर्जनों के हिसाब से, और इतनी प्रॉपर्टी, इतनी गाड़ियां जला दी गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। और ये जब टॉक्स चलते हुए कोई फ्रस्ट्रेशन वाली बात है नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ विलिंग टू टॉक, बातचीत हो रही है। इवन 25-26 मीन्स कल है 25, आज 24 है। आज वायलेंस करने का आपने तो जवाब नहीं दिया उसका। आज वायलेंस करने का क्या कारण है? इससे फ़ायदा किसको है? ये देखने वाली बात है। मैं समझता हूँ ये इन्वेस्टिगेशन में और इंक्वायरी में आना चाहिए। अगर कमीशन भी बैठता है, ये इंक्वायरी में आना चाहिए। इससे फ़ायदा किसको, कौन उठाना चाहता है?
लगता है कोई पॉलिटिकल मोटिव है इसमें? लग रहा है। जिस तरह आप देखिए सोनू वांगचुक की जो वो अरब स्प्रिंग की बात करना, इसको जो नेपाल में ज़ेनज़ी का उन्होंने तख्ता पलटा, उसको अप्रिशिएट करना, इसी तरह ये जो बांग्लादेश में हुआ, इन सबको ये दिखाता है कि ये कोई डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी सी लगती है। तो मैं समझता ये सारे एस्पेक्ट्स देखने चाहिए, इसकी क्यों हुआ। आफ्टर ऑल इसके लिए कोई जिम्मेदार फिक्स होना चाहिए, और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी, उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट में अंदर डालिए और उनको चार्ज करिए फॉर इंस्टिगेटिंग वायलेंस। लद्दाख को मोहब्बत से देखने की ज़रूरत है, बुद्ध की तरह करुणा से देखने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने हिंसा की वो लद्दाख के दुश्मन हैं, क्योंकि ये बुद्ध और गांधी का देश है। यहाँ हिंसा किसी भी आंदोलन को न सिर्फ बदनाम करती है बल्कि अपने लक्ष्यों से भी भटका देती। लद्दाख बुद्धिज़्म का आखिरी किला रहा है। तिब्बत पर जब चीन ने कब्जा कर लिया तब बड़ी संख्या में शरणार्थी लद्दाख में भी आए। लद्दाखी लोगों ने अपनी अलग संस्कृति और अपना शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हमेशा कायम रखा। 90 के दशक में जब घाटी में आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों पर कहर बरपाया था, तब भी लद्दाखी लोगों ने संगठित होकर अपनी रक्षा की। लद्दाखियों के संघर्ष में हिंसा की संस्कृति कभी नहीं रही, लिहाजा लद्दाख में हुई ताज़ा हिंसा की घटना ने सभी को हैरान कर दिया है। इस मुद्दे पर अगले अपडेट के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे, लेकिन साथ ही एक अपील कि लद्दाख की घटना पर किसी भी किस्म के भड़काऊ और फर्जी खबरों से बचिए। दुश्मन देशों के डीप स्टेट इंटरनेट की दुनिया में लगे हुए हैं। भारत को तोड़ने वाले फर्जी नैरेटिव्स को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय नागरिकों को भी इसलिए इंटरनेट पर जागरूक होना पड़ेगा, फर्जी और फेक खबरों से बचना पड़ेगा। लद्दाख में फ़िलहाल शांति है। इस मामले में आगे क्या होता है, लद्दाख की राजनीति इसके बाद किस मोड़ पर जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा।